हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 12 पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समाव्यवस्था के बारे में पढ़ा। और देखिए आज हम लोग बात करेंगे सहसंयोजक बंधों के विदलन के बारे में और आक्रमणकारी अभिकर्मक के बारे में। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, जो सहसंयोजी बंध होते हैं उनका निर्माण इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से होता है। देखिए ये हम सब पढ़ के आए हुए हैं जब हम लोगों ने बंधों के बारे में पढ़ा कि बंध कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो बॉन्ड्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। तब हम लोगों ने सहसंयोजक बंध के बारे में भी पढ़ा और हमें पता है कि सहसंयोजी बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के साझे से होता है। यानी जब दो इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में साझा करते हैं तो सहसंयोजी बंध का क्या होता है, निर्माण। आज हम लोग ये बात करेंगे कि जो ये सहसंयोजी बंध होता है इसका विदलन किस प्रकार से होता है। तो देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सहसंयोजक बंध का विदलन, देखिए एक सहसंयोजी बंध दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था और हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि जो सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है वो जो दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से होता है। देखिए बच्चों, वापस ध्यान दीजिए कि भाई जो सहसंयोजी बंध होता है उसका निर्माण कैसे होता है, दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझेदारी से। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार से बंध द्वारा संयुक्त दो परमाणुओं का एक दूसरे से अलग होना बंध का विदलन या विखंडन कहलाता है। और देखिए बच्चों, इस प्रकार से जुड़े हुए जो परमाणु है, या हम बोल सकते हैं कि सहसंयोजी बंध के द्वारा जो संयुक्त दो परमाणु हैं उन दोनों परमाणुओं का आपस में अलग होना ही क्या कहलाता है, बंध का विदलन या विखंडन। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सहसंयोजी बंध का टूटना ही क्या कहलाता है, बंध का विदलन। ठीक है, यह विखंडन या विदलन दो प्रकार का होता है। अब देखिए बच्चों, जो ये विखंडन होता है यह हम बोल सकते हैं कि जो ये सहसंयोजी बंध का विदलन होता है ये भी दो तरीके का होता है। पहला है समांश विदलन और दूसरा है विषमांश। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करेंगे समांश विदलन के बारे में। और देखिए बच्चों, इसे होमोलाइटिक क्लीवेज भी कहा जाता है। तो देखिए, वह प्रक्रम जिसमें सहसंयोजी बंध के विदलन से पृथक होने वाला प्रत्येक परमाणु सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म से एक इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाता है और प्रत्येक परमाणु पर एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। देखिए बच्चों, समझिए इसको यहाँ पे कि समांश विदलन क्या होता है। देखिए बच्चों, होता क्या है, वह प्रक्रम जिसमें सहसंयोजी बंध के विदलन से पृथक होने वाला प्रत्येक परमाणु सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म से एक इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। और देखिए इससे होता क्या है, प्रत्येक परमाणु पर एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, और अब जो स्पीशीज बनती है तो देखिए जिन्हें मुक्त मूलक कहते हैं, और जो नई स्पीशीज जब बन रही है यानी ऐसे परमाणु जिन पे की एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन्हें हम क्या कहते हैं, मुक्त मूलक। आगे देखिए, और इस प्रकार से बंध के विदलन को समांश विदलन कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि समांश विदलन होता क्या है। देखिए बच्चों, ये हमें कोई कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है ए बी। ठीक है, कोई यौगिक है ए बी जिसमें ए और बी के बीच में जो ये बंध है वो कौन सा बंध है, सहसंयोजी बंध है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समांश विदलन की, यानी किस तरीके से ए और बी के बीच का ये जो बंध होता है ये टूटता है। देखिए बच्चों, होता क्या है, इस बंध को जो ये बंध है, जो ये सहसंयोजी बंध है, इसे हम दो इलेक्ट्रॉनों से दर्शा सकते हैं। भाई हमें पता है ना, एक बंध का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन और सहसंयोजी बंध बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के साझे से। यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये हम बोल सकते हैं जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके आपस में साझेदारी से। इसमें होता क्या है, जो दो परमाणु हैं, दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो देखिए इसमें समझिए यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या है, यहाँ पे सहसंयोजी बंध है, यानी इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे क्या की है, साझेदारी की है, जिससे कि सहसंयोजी बंध का निर्माण हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये ए और बी के बीच में जो ये बंध है वो किस तरीके से टूटेगा, और यहाँ पे चर्चा हो रही है समांश विदलन के बारे में। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए और बी है,
और इनके बीच में देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। इन इलेक्ट्रॉन युग्मों की क्या हुई है, साझेदारी। ठीक है, तो देखिए मैंने ऐसे दर्शा दिया ए बी और ये इलेक्ट्रॉन युग्म है। जब ये टूटेंगे यानी जब ये समांश विदलन होगा तो देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए बच्चों जो ये 2 डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें से देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो ए के पास रह जाएगा, यानी एक तो रह जाएगा ए के पास, और देखिए एक को बी लेके चला जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने इससे क्या होगा, ए और बी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी ये क्या हो गया, समांश विदलन हो गया। और यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, ये ए मुक्त मूलक और ये बी मुक्त मूलक। इन्हें क्या कहा जाता है, मुक्त मूलक। देखिए बच्चों ऐसे जो स्पीशीज होती है उन्हें मुक्त मूलक कहा जाता है। तो ये बन गया ए मुक्त मूलक, ये बी मुक्त मूलक। तो देखिए ये ए और ये बी मुक्त मूलक बन गए। और देखिए बच्चों मुक्त मूलक को रेडिकल भी कहा जाता है। क्लियर है, तो आई बात समझ में आपको कि किस तरीके से यहाँ समाक्ष विदलन होता है और जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के पास में चले जाते हैं, यानी मुक्त मूलक का क्या होता है, निर्माण। यानी ये क्या हो गया, समाक्ष विदलन। क्लियर है यहाँ तक का। चलिए आगे देखिए। अब उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए हमें Cl2, देखिए बच्चों Cl2 अणु दिया हुआ है जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्लोरीन क्लोरीन, और दोनों के बीच में ये क्या है, सहसंयोजी बंध है। ठीक है, इसे देखिए हम ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई Cl और Cl यानी दोनों क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्मों का क्या हो रहा है, यहाँ पे साझा हो रहा है। देखिए तो समझिए यहाँ पर देखिए क्लोरीन क्लोरीन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन युग्मों का क्या है, साझा। यानी ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, साझेदारी हो रही है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सहसंयोजी बंध है दोनों क्लोरीन के बीच में। अब टूटेगा कैसे, समांश विदलन कैसे होगा, तो देखिए प्रकाश ऊष्मा यानी प्रकाश की उपस्थिति में इनमें समांश विदलन होगा। और क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को तो ये क्लोरीन लेके अलग हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन लेके अलग हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या बन गए, 2 क्लोरीन मुक्त मूलक का क्या हो गया, निर्माण। क्लियर है, तो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से यहाँ समांश विदलन हो रहा है और जो रेडिकल्स है मुक्त मूलक है उनका क्या हो रहा है, निर्माण। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का। आगे देखिए। अब देखिए हम मुक्त मूलक के बारे में पढ़ लेते हैं कि मुक्त मूलक होते क्या है। तो देखिए जो समझिए यहाँ पर मुक्त मूलक विद्युत उदासीन मध्यवर्ती होते हैं। देखिए जो समझिए यहाँ पर कि जो मुक्त मूलक है वो क्या है, विद्युत उदासीन मध्यवर्ती, जिन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। हम लोग उन्हें पढ़ा अभी कि इन पे क्या उपस्थित रहता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यह समांश विदलन के फलस्वरूप बनता है। और देखिए मुक्त मूलक कैसे बनता है, समांश विदलन के फलस्वरूप बनता है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों इसको और अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। देखिए जो समझने की कोशिश करिए। देखिए ये क्या है, क्लोरीन और ये भी क्लोरीन है, यानी Cl2 अणु है, Cl2 का अणु है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इनमें क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साझेदारी से क्या हो रहा है, इस क्लोरीन का अष्टक भी पूरा हो गया और इस क्लोरीन का अष्टक भी पूरा हो गया। क्लियर है। देखिए बच्चों ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए इस क्लोरीन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। इसी तरीके से इस क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी Cl2 में क्या हुआ, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी हुई, यानी इनके बीच में क्या हुआ, सहसंयोजी बंध का निर्माण हुआ, यानी Cl2 अणु बना। अब जब पराबैंगनी प्रकाश दिया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन, देखिए जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है जिनका कि साझा हुआ है, जिनके कारण साझा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा इस क्लोरीन के पास में और एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा इस क्लोरीन के पास में, यानी क्या बन गया, क्लोरीन मुक्त मूलक बन गए। और अब देखिए इस क्लोरीन के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस क्लोरीन के पास भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो दोनों क्लोरीन मुक्त मूलक बने हैं इनके पास 3 तो 1 2 3 तो क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉनों का युग्म है और 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से इसमें भी देखिए 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है इनके पास में और 1 ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या हो गए, क्लोरीन मुक्त मूलक। और देखिए बच्चों एक बार समाक्ष विदलन को समझने की कोशिश करिए वापस आप लोग। देखिए बच्चों मान लीजिए ये कोई हमें कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, ठीक
ठीक है। RX ये कोई कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है और इनके बीच में ये क्या है, सहसंयोजी बंध है। देखिए बच्चों समझिए, जब भी समाक्ष विदलन होता है तो हमने क्या पढ़ा कि भाई ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के पास चले जाते हैं। तो देखिए समाक्ष विदलन को देखिए बच्चों इसके द्वारा ये जो तीर है, ये जो हाफ तीर है जिसे हम बोलते हैं फिश हुक एरो। देखिए बच्चों समझिए इसको, जो ये फिश हुक एरो होता है इसके द्वारा समाक्ष विदलन को दर्शाया जाता है। और देखिए बच्चों इसे अर्ध शीर्ष हम लोग एरो या तीर भी बोल सकते हैं। वापस देखिए, ये जो तीर का निशान है इस तरीके से, इसे या तो फिश हुक एरो कहा जाता है या अर्ध शीर्ष तीर भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों जो ये फिश हुक एरो है वो ये बता रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, यानी बंध के जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, उन इलेक्ट्रॉन युग्मों में से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस R के पास में, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है X के पास में। ठीक है, तो समाक्ष विदलन को हमेशा इस तरीके से फिश हुक एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए बच्चों ताप एवं प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, ये बंध टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया R के पास, ये R मुक्त मूलक या R रेडिकल बन गया, एक चल जाएगा X के पास, एक इलेक्ट्रॉन X के पास चला जाएगा, ये बन गया X मुक्त मूलक। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, एल्किल मुक्त मूलकों को प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए जो समझिए, जो यहाँ पे ये R मुक्त मूलक बना है इसे कहा जाता है एल्किल मुक्त मूलक। ये एल्किल फ्री रेडिकल है या एल्किल मुक्त मूलक है। तो देखिए बच्चों इसे भी आगे वर्गीकृत किया गया है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला देखिए प्राथमिक या 1 डिग्री मुक्त मूलक। देखिए बच्चों इसको 1 डिग्री मुक्त मूलक भी कह सकते हैं। तो समझिए इसके बारे में, इसमें प्राथमिक कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। समझिए इसमें भाई इसमें होता क्या है, जो प्राथमिक कार्बन है, जो 1 डिग्री कार्बन है उस पर ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यह एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है, एक एल्किल समूह से। तो देखिए उदाहरण से समझिए इसे कि प्राथमिक मुक्त मूलक क्या होता है। देखिए बच्चों ये प्राथमिक मुक्त मूलक का क्या हो गया उदाहरण, ध्यान से देखिए, ये कार्बन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कार्बन है और ये कैसा कार्बन है, ये प्राथमिक कार्बन है। देखिए बच्चों जो ये कार्बन है ये कैसा कार्बन है, प्राथमिक कार्बन बोल सकते हैं हम इसको, या हम इसको 1 डिग्री और क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं। यानी ये प्राथमिक कार्बन है क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये एक ही एल्किल समूह, इस जो ये मैथिल समूह है यानी एक ही एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक कार्बन हो गया। और देखिए प्राथमिक कार्बन पे क्या है, मुक्त मूलक है। भाई देखिए ये साइन मुक्त मूलक को प्रदर्शित कर रहा है, यानी प्राथमिक कार्बन के ऊपर एक क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, प्राथमिक मुक्त मूलक का उदाहरण हो गया। और देखिए बच्चों ये कौन सा मुक्त मूलक हो गया, भाई 2 कार्बन है ना इसमें, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एथिल मुक्त मूलक। कौन सा हो गया ये, एथिल मुक्त मूलक। तो जो हमारा ये एथिल मुक्त मूलक है ये क्या हो गया, एक प्रकार से ये प्राथमिक मुक्त मूलक हो गया, क्योंकि इसमें प्राथमिक कार्बन पर, ये जो प्राथमिक कार्बन है इस प्राथमिक कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और जो ये प्राथमिक कार्बन है वो एक ही एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए दूसरा, देखिए द्वितीयक या 2 डिग्री मुक्त मूलक। तो देखिए बच्चों दूसरा क्या है, द्वितीयक या 2 डिग्री मुक्त मूलक। तो देखिए इसमें द्वितीयक कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए बच्चों समझिए इसमें होता क्या है, जो द्वितीयक कार्बन होता है उस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यह 2 एल्किल समूहों से जुड़ा होता है। तो देखिए बच्चों उदाहरण को देखिए, उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि द्वितीयक या 2 डिग्री मुक्त मूलक क्या होता है। तो देखिए बच्चों ये उदाहरण हो गया हमारा द्वितीयक मुक्त मूलक का। और देखिए बच्चों जो ये कार्बन है, देखिए जो ये कार्बन है, तो ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, द्वितीयक कार्बन। देखिए तो समझिए यहाँ पर ये कार्बन द्वितीयक कार्बन है जिसे हम 2 डिग्री कार्बन भी कह सकते हैं। और ध्यान से देखिए ये कार्बन 2 एल्किल समूह यानी 2 मैथिल समूह से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा कार्बन हो गया, द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन हो गया। और देखिए इस 2 डिग्री कार्बन पर ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्लियर है, यानी ये जो हमारा उदाहरण हो गया ये किसका उदाहरण हो गया, द्वितीयक या 2 डिग्री मुक्त मूलक का। और देखिए बच्चों इसका नाम क्या है, भाई इसका अगर हम नाम की बात करें तो ये हो गया आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक। क्या हो गया ये, आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक।
ठीक है, तो आया आपको समझ में भाई इसमें होता क्या है, द्वितीयक कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब तीसरा देखिए, तृतीयक या 3 डिग्री मुक्त मूलक। देखिए इसमें तृतीयक कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, जो तृतीयक कार्बन होता है उस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यह 3 एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो देखिए उदाहरण पे नजर डालिए। देखिए बच्चों ये हमारा उदाहरण हो गया तृतीयक मुक्त मूलक का। देखिए तृतीयक मुक्त मूलक का उदाहरण हो गया। ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, तृतीयक कार्बन। इसे हम तृतीयक कार्बन भी बोल सकते हैं या 3 डिग्री कार्बन भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। और देखिए बच्चों जो ये कार्बन है, इस कार्बन को देखिए 1 2 3, ये 3 एल्किल समूह से जुड़ा है। या हम बोल सकते हैं कि इससे 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो ये तृतीयक कार्बन हो गया। और तृतीयक कार्बन पे क्या है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्लियर है, यानी ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, ये हमारा उदाहरण हो गया तृतीयक मुक्त मूलक का। क्लियर है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। अब देखिए मुक्त मूलकों का स्थायित्व। तो देखिए बच्चों जो अभी हम लोगों ने मुक्त मूलकों के प्रकारों के बारे में पढ़ा, तो अब हम इनके स्थायित्व के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मुक्त मूलक बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। सबसे पहले देखिए मुक्त मूलक क्या होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील स्पीशीज होते हैं एवं बनने के बाद जल्द ही अभिकृत हो जाते हैं। क्लियर है। इनके स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार से होता है। अब देखिए बच्चों इनके स्थायित्व के क्रम की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है तृतीयक मुक्त मूलक का। 3 डिग्री मुक्त मूलक का स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। उससे कम द्वितीयक यानी 2 डिग्री मुक्त मूलक का। उससे कम अगर हम बात करें तो प्राथमिक यानी 1 डिग्री मुक्त मूलक का। और उससे कम होता है मैथिल मुक्त मूलक। देखिए जो वापस समझिए, अगर हम स्थायित्व के क्रम की बात करें तो देखिए बच्चों जो ये तृतीयक मुक्त मूलक है, देखिए मैं आपको इस तरीके से प्रदर्शित कर रही हूँ। तृतीयक मुक्त मूलक है भाई, इस तरीके से मैं तृतीयक मुक्त मूलक बना सकती हूँ। द्वितीयक मुक्त मूलक को मैं इस तरीके से प्रदर्शित कर सकती हूँ, ये द्वितीयक मुक्त मूलक हो गया। प्राथमिक मुक्त मूलक को मैं इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकती हूँ, ये प्राथमिक मुक्त मूलक हो गया। और मेथिल मुक्त मूलक को मैं इस तरीके से प्रदर्शित कर सकती हूँ। तो देखिए बच्चों जो हमारा तृतीयक मुक्त मूलक है, जो ये तृतीयक मुक्त मूलक होता है, इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा, इससे कम द्वितीयक मुक्त मूलक का, इससे कम प्राथमिक मुक्त मूलक का, और सबसे कम होता है मैथिल मुक्त मूलक का। क्लियर है। तो चलिए आगे देखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ से भी हम इसे समझ सकते हैं। देखिए मुक्त मूलकों के स्थायित्व को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए बच्चों ये मुक्त मूलक के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे कम स्थायित्व किसका है, मैथिल मुक्त मूलक का। देखिए मैथिल मुक्त मूलक है, उससे ज्यादा स्थायित्व है एथिल मुक्त मूलक का, उससे ज्यादा स्थायित्व है आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक का, और उससे ज्यादा स्थायित्व है तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक का। क्लियर है। और देखिए बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्राथमिक मुक्त मूलक हो गया, ये हमारा द्वितीयक मुक्त मूलक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तृतीयक मुक्त मूलक। ठीक है, और ये मैथिल मुक्त मूलक है ही। और देखिए एक बार मैं आपको इनकी संरचना ओपन करके बता रही हूँ, यानी किस तरीके से इन्हें हम लिख सकते हैं, खोल के किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये तो हो गया मैथिल मुक्त मूलक। देखिए बच्चों इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, कार्बन से जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन और 1 मैथिल समूह, ये हो गया हमारा प्राथमिक मुक्त मूलक। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, कार्बन, इससे जुड़े हुए हैं 2 मैथिल समूह, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, द्वितीयक मुक्त मूलक यानी आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक हो गया। और देखिए इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये देखिए ये हमारा हो गया तृतीयक मुक्त मूलक, यानी ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक। ठीक है, यानी इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा और इसका स्थायित्व सबसे कम। और देखिए बच्चों ये स्थायित्व का क्रम आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि मुक्त मूलों के स्थायित्व के क्रम को बताइए। या कभी कभी क्या होता है आपको ये चारों यौगिक ये दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि मुक्त मूलकों के स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम को बताइए। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए संरचना। अब देखिए बच्चों हम लोग मुक्त मूलक की संरचना पे एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए जो मुक्त मूलक है
देखिए बच्चों, मुक्त मूलक में जो कार्बन है, जिस कार्बन पे मुक्त मूलक होता है वो कार्बन sp2 संकरित होता है। कैसा होता है sp2 संकरित? यानी उसकी आकृति इस तरीके से त्रिकोणीय समतलीय होती है। देखिए बच्चों, ये कार्बन है, कार्बन की इस तरीके से त्रिकोणीय समतलीय आकृति होती है और ये कार्बन कैसा है? sp2 संकरित कार्बन परमाणु है। और देखिए इसमें एक जो असंकृत 2p कक्षक है, जो एक असंकृत 2p कक्षक है, उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्लियर है? और देखिए यहाँ पे ये और ये तीनों क्या है? सिग्मा बंध। ये सिग्मा बंध है और इनके बीच का बंध कोण होता है 120 डिग्री का। क्लियर है? और देखिए बच्चों, अगर हम बात करें मैथिल मुक्त मूलक की, अगर हम मैथिल मुक्त मूलक की संरचना के बारे में बात करें तो संरचना को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ। देखिए समझे, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो हो गए 3 सिग्मा बंध। क्लियर है भाई? मैं अगर मैथिल मुक्त मूलक की संरचना की बात करूं तो संरचना ऐसे बना सकती हूं कि कार्बन है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिग्मा बंध के द्वारा। ये कार्बन कैसा है? sp2 संकरित है और इसके एक असंकृत 2p कक्षक में एक क्या उपस्थित रहता है? विषम इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और देखिए इनके बीच का जो एंगल है, जो हमारा ये बंध कोण है, ये कितना होता है? 120 डिग्री का। क्लियर है? तो आपको समझ में आई कि संरचना किस तरीके से होती है। और देखिए बच्चों, देखिए इनकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय होती है। देखिए बच्चों, ये पता होना चाहिए, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है और कभी कभी तो ये भी आता है प्रश्न कि जो मुक्त मूलक है उसकी संरचना बनाकर दर्शाइए, यानी उसकी संरचना कैसी होती है या उसमें कार्बन का कौन सा संकरण होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इनकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय होती है, इसमें sp2 संकरण होता है तथा 120 डिग्री का बंध कोण होता है। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए आगे देखिए, अब हम बात करेंगे विषमांश विदलन के बारे में। देखिए बच्चों, समांश विदलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और मैंने आपको बता दिया है कि समांश विदलन के कारण किसका निर्माण होता है? मुक्त मूलक का, यानी फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। और हम लोगों ने मुक्त मूलकों के स्थायित्व के ऊपर भी चर्चा कर ली है। और अब हम बात करेंगे विषमांश विखंडन के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिए, वह प्रक्रम जिसमें सहसंयोजी बंध के विदलन से बंध के साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी भी एक परमाणु या खंड के साथ चला जाता है, जिसके फलस्वरूप 2 आयन बनते हैं। देखिए समझे यहाँ पर कि विषमांश विदलन में क्या होता है? जो सांझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई सहसंयोजी बंध का निर्माण सांझे से होता है, तो इसमें होता क्या है? जो सांझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एक परमाणु के साथ चला जाता है, जिससे क्या होता है? आयन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बंध विदलन को विषमांश कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसे भी हम समझ लेते हैं कि विषमांश विदलन क्या होता है। देखिए ये हमें कोई कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है Rx और इनके बीच में देखिए ये क्या है? ये सांझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कि साझा करते हैं, जिससे इनके बीच में देखिए क्या होता है? सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। ठीक है, इसे मैं इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकती हूँ और इसे मैं इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकती हूँ। भाई ये बंध जो सहसंयोजी बंध है, इसका मतलब है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या हो रहा है? साझा। एक इलेक्ट्रॉन युग्म का इनके बीच में क्या है? साझा है। हम बात कर रहे हैं विषमांश विदलन के बारे में, तो होगा क्या? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किसी भी एक के पास चले जाएंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म, वो किसी भी एक परमाणु के पास में, यानी X के पास भी जा सकते हैं या R के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे देखिए, इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो X के पास जा रहे हैं, तो क्या होगा? X के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चल गए, यानी X पे आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, और R पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। ठीक है, यानी आयन का क्या हो गया? निर्माण। वापस देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन युग्म X के पास चले गए, तो R पे आ गया प्लस, X पे आ गया माइनस, यानी R प्लस और X माइनस, ये क्या बन गए? आयन बन गए। और देखिए इसे बोलते हैं कैटायन और इसे बोलते हैं एनायन। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो X के पास ही जाए, ये इलेक्ट्रॉन युग्म R के पास भी जा सकते हैं। और देखिए तब क्या होगा? R पे तो आ जाएगा माइनस और X पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, यानी अब ये तो हो गया एनायन और ये क्या बन गया? कैटायन। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बात की? विषमांश विदलन के बारे में बात की। तो ये बच्चों आगे देखिए,
जहां R प्लस एक ऐसा एल्किल समूह होता है जिसके कार्बन परमाणु पर धन आवेश होता है। और देखिए बच्चों, जो ये R प्लस है इसकी बात की जा रही है कि R प्लस एक ऐसा एल्किल समूह होता है जिसके कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है, तो इसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनियम आयन। देखिए बच्चों समझिए, भाई कार्बन पर अगर प्लस आवेश आ जाता है तो उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। और देखिए बच्चों, कार्बोनियम आयन को कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन भी कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, तथा R माइनस के कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश होता है। और देखिए R माइनस की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश होता है और इसे कार्बन आयन, देखिए इसे कार्बन आयन या कार्ब ऋण आयन भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कार्बोनियम आयन के बारे में। तो देखिए बच्चों, अब हम कार्बोनियम आयन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्बोनियम आयन एक मध्यवर्ती होता है। देखिए बच्चों, हमने देखा ना यहाँ पे, भाई हमने क्या बात की कि R पे अगर प्लस आ जाता है, R प्लस का मतलब है कि अगर कार्बन पे प्लस आवेश आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन। तो देखिए कार्बोनियम आयन क्या है? एक मध्यवर्ती होता है जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है, यानी कार्बन परमाणु पर क्या होता है? धनावेश। ठीक है, तथा कार्बन के संयोजी कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और समझे यहाँ पे, जो कार्बन का जो संयोजी कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें कार्ब धनायन अथवा कार्ब कैटायन भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, तीनों नाम आपको पता होना जरूरी है, कार्बोनियम, कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन। ठीक है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए प्राथमिक कार्बोनियम आयन, दूसरा देखिए द्वितीयक कार्बोनियम आयन और तीसरा क्या है? तृतीयक कार्बोनियम आयन। देखिए बच्चों, जैसे हमने मुक्त मूलक के बारे में पढ़ा वैसे ही जो हमारे कार्बोनियम आयन है, यह हम बोल सकते हैं कि जो हमारे कार्ब धनायन है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और देखिए जो समझे यहाँ पर कि अगर प्राथमिक कार्बन पर, समझिए अगर प्राथमिक कार्बन पर धनावेश होता है यानी प्लस आवेश होता है तो उसे कहते हैं प्राथमिक कार्बोनियम आयन। अगर द्वितीयक कार्बन पर, देखिए बच्चों, अगर द्वितीयक कार्बन पर प्लस आवेश होता है उसे कहते हैं द्वितीयक कार्बोनियम आयन, और अगर तृतीयक कार्बन पे प्लस आवेश होता है उसे कहते हैं तृतीयक कार्बोनियम आयन। तो देखिए एक बार मैं तीनों की संरचनाएं बना के आपको समझा रही हूं। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये तो क्या हो गया हमारा? इस पे प्लस लगा देते हैं तो प्राथमिक कार्बोनियम आयन या प्राथमिक कार्ब कैटायन या प्राथमिक कार्ब धनायन। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया द्वितीयक कार्बोनियम आयन। और देखिए ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया तृतीयक कार्बोनियम आयन। वापस देखिए, ये हो गया प्राथमिक कार्बोनियम आयन, ये हो गया द्वितीयक कार्बोनियम आयन और ये क्या हो गया? तृतीयक कार्बोनियम आयन। और देखिए इसमें प्राथमिक कार्बन पे प्लस आवेश है, इसमें द्वितीयक कार्बन पे प्लस आवेश है, इसमें तृतीयक कार्बन पे प्लस आवेश है। और देखिए इसे हम और कैसे बोल सकते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी हम बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं 1 डिग्री कार्बो कैटायन या 1 डिग्री कार्ब धनायन, 2 डिग्री कार्ब कैटायन या 2 डिग्री कार्ब धनायन, और इसे बोल सकते हैं 3 डिग्री कार्ब कैटायन या 3 डिग्री कार्ब धनायन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आई। चलिए आगे देखिए, कार्बोनियम आयन का स्थायित्व। अब हम बात करेंगे कार्बोनियम आयन के स्थायित्व के बारे में। देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह कार्ब धनायन के इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन से जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता के कारण ये समूह कार्ब धनायन के स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। देखिए बच्चों, समझिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह कार्ब धनायन के इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन से जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता के कारण क्या होता है? ये समूह कार्ब धनायन के स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। तो इनके स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार होता है। तो देखिए बच्चों, जब हम बात करेंगे, जबकि जो हमारा कार्ब कैटायन है उससे कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो उस परिस्थिति में इनका स्थायित्व का क्रम क्या होता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा,
देखिए बच्चों, अगर हम इनके स्थायित्व के क्रम की बात करें तो जो तृतीय कार्ब कैटायन है यानी 3 डिग्री कार्ब कैटायन है उसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम 2 डिग्री यानी द्वितीय कार्ब कैटायन का, उससे कम प्राथमिक यानी 1 डिग्री कार्ब कैटायन का, और सबसे कम होता है मेथिल कार्ब कैटायन का। और देखिए बच्चों, आपको पता है कार्ब कैटायन को हम लोग कार्ब धनायन भी बोल सकते हैं या कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए जो वापस ध्यान दीजिए भाई, कार्बोनियम आयन को हम लोग कार्ब कैटायन भी बोल सकते हैं या कार्ब धनायन भी कह सकते हैं। तो इनके स्थायित्व की बात करें तो तृतीयक जो है, तृतीयक कार्ब धनायन है उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा, उससे कम द्वितीयक कार्ब धनायन का, उससे कम प्राथमिक कार्ब धनायन का, और सबसे कम होता है मेथिल कार्ब धनायन का। और देखिए जो समझिए यहाँ पर, देखिए इनकी संरचना बना के यहाँ दर्शाया हुआ है। ये तो क्या हो गया CH3+ यानी ये हो गया मेथिल कार्ब धनायन, ये हो गया एथिल कार्ब धनायन, ये देखिए आइसोप्रोपिल कार्ब धनायन, और ये क्या हो गया तृतीयक ब्यूटिल कार्ब धनायन। और देखिए बच्चों, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए CH3+, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 हाइड्रोजन 1 मेथिल समूह प्लस, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, और ये प्लस, और देखिए कार्बन से 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है। और अगर इनके स्थायित्व की बात करें, इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा, इससे कम इसका, इससे कम इसका, और सबसे कम इसका मेथिल कार्ब धनायन का। यानी सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका हो गया, तृतीयक ब्यूटिल कार्ब धनायन का, उससे कम आइसोप्रोपिल कार्ब धनायन का, उससे कम एथिल कार्ब धनायन का, और फिर मेथिल कार्ब धनायन का। यानी 3 डिग्री, देखिए समझे यहाँ पर, यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिग्री कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन का स्थायित्व सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का, और सबसे कम हो गया मेथिल कार्ब धनायन का। ठीक है, आई बात समझ में आपको यहाँ तक की। आगे देखिए, कार्ब धनायन अत्यधिक अस्थायी तथा क्रियाशील स्पीशीज होते हैं। इनके स्थायित्व के क्रम की व्याख्या प्रेरणिक प्रभाव तथा अति संयुग्मन द्वारा की जा सकती है। देखिए तो समझिए कि जो कार्ब धनायन है वो अत्यधिक स्थायी और क्रियाशील स्पीशीज होते हैं, और जो इनके स्थायित्व की व्याख्या है वो हम प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा या अति संयुग्मन के द्वारा कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, ये दोनों टॉपिक्स हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी प्रेरणिक प्रभाव के बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और अति संयुग्मन के बारे में भी। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए संरचना, देखिए बच्चों इसकी संरचना कैसे होती है हमारे कार्ब धनायन की। तो देखिए बच्चों, जो कार्ब धनायन है, देखिए कार्ब धनायन है उसमें कार्बन पे प्लस आवेश होता है, और इसमें भी देखिए कार्बन कैसा होता है, sp2 संकृत कार्बन परमाणु होता है, जिसमें देखिए असंकृत 2p कक्षक में, जो एक असंकृत 2p कक्षक है उसमें क्या होता है, प्लस आवेश होता है। ठीक है, और देखिए ये 3 क्या हो गए, सिग्मा बंध, ये 1 2 3 सिग्मा बंध हो गए, बंध कोण हो गया 120 डिग्री का। और देखिए इनकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय होती है, इसमें sp2 संकरण होता है तथा 120 डिग्री का बंध कोण होता है। ठीक है, तो ये हमारे कार्ब कैटायन की क्या हो गई, संरचना। क्लियर है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए कार्बन आयन, देखिए अब हम बात करेंगे कार्बन आयन के बारे में। देखिए ऋण आवेशित कार्बनिक समूह जिसमें कार्बन पर ऋणावेश होता है तथा संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए समझे यहाँ पर कि इसमें होता क्या है, कार्बन पर ऋणावेश होता है और संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन आयन कहलाता है। देखिए जो समझे यहाँ पर एक पॉइंट को, भाई जो हम लोगों ने अभी कार्बोकैटायन पढ़ा, कार्बोकैटायन यानी जिसमें कार्बन पर धनावेश होता है, तो कार्बोकैटायन में तो जो संयोजी कोश है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है। और हम बात करें कार्बन आयन की, तो कार्बन आयन में संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, इसमें एक कार्बन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इन्हें कार्ब ऋणायन भी कहते हैं। कार्बन आयन को कार्ब ऋणायन भी कहा जाता है। ये भी अति क्रियाशील मध्यवर्ती होते हैं जिनमें ऋणावेशित कार्बन का अष्टक पूर्ण होता है। क्लियर है, इनके स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार होता है। अब देखिए बच्चों, इनके स्थायित्व के क्रम की अगर हम लोग बात करें, देखिए समझे यहाँ पर, तो देखिए बच्चों इनके स्थायित्व की बात करें तो जो हमारा मेथिल कार्बन आयन है, देखिए जो मेथिल कार्बन आयन है जिसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ CH3-,
तो मेथिल कार्बन आयन का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम प्राथमिक कार्बन आयन का, उससे कम द्वितीयक कार्बन आयन का, और सबसे कम स्थायित्व होता है तृतीयक कार्बन आयन का। ठीक है, देखिए मैं आपको बना के बता रही हूँ। ये हो गया मेथिल कार्बन आयन, देखिए बच्चों ये हो गया प्राथमिक कार्बन आयन, ये हो गया द्वितीयक कार्बन आयन, और ये हो गया हमारा तृतीयक कार्बन आयन। यानी स्थायित्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है मेथिल कार्बन आयन का, और सबसे कम स्थायित्व किसका होता है? तृतीयक कार्बन आयन का। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए इनके संरचना बना के समझाया हुआ है, देखिए एक बार समझ लीजिए। देखिए सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका है? मेथिल कार्बन आयन का, और सबसे कम स्थायित्व किसका है? तृतीयक ब्यूटिल कार्बन आयन का। ठीक है, यानी ये मेथिल कार्बन आयन हो गया, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन आयन, और ये कौन सा है? एथिल कार्बन आयन। ये हो गया 2 डिग्री कार्बन आयन यानी आइसोप्रोपिल कार्बन आयन, और ये है 3 डिग्री कार्बन आयन यानी तृतीयक ब्यूटिल कार्बन आयन। ठीक है बच्चों यहाँ तक का? चलिए आगे देखिए। अब देखिए संरचना, यानी अब हम कार्बन आयन की संरचना देख लेते हैं। अब देखिए संरचना, तो देखिए बच्चों अब हम कार्बन आयन की संरचना पे चर्चा करेंगे कि कार्बन आयन की संरचना क्या होती है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई जो कार्बन आयन है, तो देखिए बच्चों कार्बन आयन में जो कार्बन होता है वो sp3 संकरित होता है, यानी कार्बन आयन में कार्बन पे क्या है? sp3 संकरण पाया जाता है, और एक संकरित कक्षक में देखिए बच्चों जो एक संकरित कक्षक है उसमें क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। देखिए बच्चों वापस देखिए कि अगर हम कार्बन आयन की संरचना की बात करें, या हम बोल सकते हैं कार्ब ऋणायन की संरचना की बात करें, तो कार्ब ऋणायन में क्या होता है? जो कार्बन है उसमें sp3 संकरण पाया जाता है। क्लियर है? और इसमें होता क्या है? जो एक संकरित कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म, देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, और 3 देखिए इसमें 3 क्या है? ये सिग्मा 1। ठीक है, और देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि भाई यहाँ पे जो कार्बन है उसमें sp3 संकरण पाया जाता है, और हमें पता है कि sp3 संकरण के अनुसार इसकी जो ज्यामिति है वो कैसी होनी चाहिए? चतुष्फलकीय होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है? एक संकरित कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण इसकी संरचना कैसी होती है? पिरामिडीय। क्लियर है? तो देखिए आगे, इनकी संरचना पिरामिडीय होती है, इसमें sp3 संकरण होता है। तो देखिए तो समझिए भाई इसकी संरचना कैसी होती है? पिरामिडीय संरचना होती है, और इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3 संकरण पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक का? अब देखिए बच्चों एक बार मैं आप लोगों को मुक्त मूलक के बारे में, कार्बोकैटायन के बारे में, और कार्ब एनायन के यानी इन तीनों के स्थायित्व के बारे में एक बार वापस समझाना चाहती हूँ। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए बच्चों अगर हम बात करें मुक्त मूलक के बारे में, देखिए बच्चों हम लोगों ने मुक्त मूलक के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने कार्बन आयन के बारे में पढ़ा है, यानी हम लोगों ने बात की है सहसंयोजी बंध के विदलन के बारे में। यानी जब सहसंयोजी बंध का विदलन होता है तो मुक्त मूलक का भी निर्माण हो सकता है, कार्बोकैटायन का भी निर्माण हो सकता है, या कार्ब ऋणायन यानी जिसे हम कार्ब एनायन बोलते हैं उसका भी निर्माण हो सकता है। देखिए बच्चों अगर हम इनके स्थायित्व की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुक्त मूलक के बारे में। देखिए बच्चों अगर मुक्त मूलक के स्थायित्व की बात की जाए तो यह होता है कि जो 3 डिग्री मुक्त मूलक है उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, उससे कम स्थायित्व होता है 2 डिग्री मुक्त मूलक का, उससे कम स्थायित्व होता है 1 डिग्री मुक्त मूलक का, और सबसे कम स्थायित्व होता है मेथिल मुक्त मूलक का। ठीक है, ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। इसी तरीके से हम कार्ब धनायन की बात करें, देखिए बच्चों अगर हम कार्ब धनायन की बात करें तो कार्ब धनायन में भी सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है 3 डिग्री का, यानी हम बोल सकते हैं कि जो 3 डिग्री कार्ब धनायन है या जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का, और सबसे कम स्थायित्व होता है मेथिल कार्बोकैटायन का, या हम बोल सकते हैं मेथिल कार्ब धनायन का। और देखिए बच्चों इसी तरीके से अगर हम कार्ब ऋणायन की बात करें, देखिए बच्चों अगर हम कार्ब ऋणायन या कार्बन आयन की बात करें तो उनके स्थायित्व का क्रम कार्ब धनायन के स्थायित्व के क्रम का जस्ट उल्टा होता है, यानी हम ये बोल सकते हैं जस्ट विपरीत क्रम होता है। यानी जो मेथिल कार्ब ऋणायन है यानी मेथिल कार्बन आयन है उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री कार्ब ऋणायन का, उससे कम 2 डिग्री का, और सबसे कम होता है 3 डिग्री कार्ब ऋणायन का।
क्लियर है? तो ये चीज़ हम पढ़ के आए हुए हैं कि इनके स्थायित्व का क्रम क्या होता है। तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन का जो स्थायित्व का क्रम है वो प्रेरणिक प्रभाव के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कार्ब धनायन के बारे में। देखिए बच्चों, मैं आपको बना के बता रही हूँ। देखिए, ये हो गया हमारा 3 डिग्री कार्ब धनायन, ये हो गया 2 डिग्री कार्ब धनायन, ये हो गया 1 डिग्री कार्ब धनायन और ये हो गया मैथिल कार्ब धनायन। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, 3 डिग्री कार्ब धनायन, ये हो गया 2 डिग्री कार्ब धनायन, 1 डिग्री कार्ब धनायन और मैथिल कार्ब धनायन। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर हम इनके स्थायित्व की बात करें तो हम लोगों को पता है कि जो 3 डिग्री कार्ब धनायन है, जो ये 3 डिग्री कार्ब धनायन है, इसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है और मैथिल कार्ब धनायन का स्थायित्व सबसे कम होता है। तो देखिए बच्चों, इनके स्थायित्व की व्याख्या हम प्रेरणिक प्रभाव से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, यानी 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और तीनों एल्किल समूह कौन से हैं? मैथिल समूह। ये 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, ठीक है। और ये कैसा कार्बन है? तृतीयक कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं और तीनों मैथिल समूह हमें पता है कैसा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? प्लस आई प्रभाव। देखिए बच्चों, ये हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे, यानी जो प्रेरणिक प्रभाव है जिसे हम आई प्रभाव भी बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे से विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक बार आप यहाँ पे बस ये समझ लीजिए कि किस तरीके से कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन का स्थायित्व इस प्रेरणिक प्रभाव के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों, समझिए, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं और ये प्लस आई प्रभाव वाले समूह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रभाव होता है ये, यानी ये 3 मैथिल समूह है, ये 3 मैथिल समूह इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे। यानी कहने का मतलब है कार्बन के प्लस आवेश को कम करने की कोशिश करेंगे, या हम बोल सकते हैं कार्बन के प्लस आवेश को संतुलित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें 2 ही प्लस आई प्रभाव वाले समूह हैं और इसमें 1 ही प्लस आई प्रभाव वाला समूह है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, यानी इससे निष्कर्ष निकला कि जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है उसमें 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह, या हम बोल सकते हैं कि 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह, यानी कहने का मतलब है प्लस आई, जिसे हम बोल सकते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। वापस ध्यान देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 क्या है? प्लस आई प्रभाव वाले समूह, यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले समूह हैं जो कि इस प्लस आवेश को संतुलित करने की या कम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे 2 ही प्लस आई प्रभाव वाले समूह है, यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले 2 ही समूह हैं। तो 3 डिग्री से कम स्थायित्व 2 डिग्री का, 2 डिग्री से कम स्थायित्व 1 डिग्री का और सबसे कम स्थायित्व होता है मैथिल कार्ब धनायन का। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आई। इसी तरीके से अगर कार्ब ऋणायन की बात करें, देखिए बच्चों, इसी तरीके से हम कार्ब ऋणायन की बात करते हैं। ये देखिए, ये हो गया 3 डिग्री कार्ब ऋणायन, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री और ये हो गया मैथिल। देखो जो समझिए, ये हो गया 3 डिग्री कार्ब ऋणायन। कैसा हो गया? 3 डिग्री कार्ब ऋणायन, 2 डिग्री कार्ब ऋणायन, ये 1 डिग्री कार्ब ऋणायन और ये क्या है? मैथिल कार्ब ऋणायन, ठीक है। यानी कार्बन आयन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह है, भाई मैथिल समूह है, प्लस आई प्रभाव वाले समूह है, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कार्बन पे पहले से ही माइनस आवेश है और ये तीनों जो एल्किल समूह है, यानी तीनों मैथिल समूह और क्या करेंगे? और इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी क्या कर देंगे? यहाँ पे असंतुलन पैदा करेंगे, यानी इस माइनस आवेश को संतुलित नहीं करेंगे बल्कि इसे और इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है इसका क्या हो जाएगा? स्थायित्व सबसे कम हो जाएगा। और इसी तरीके से देखिए, अगर हम इस प्राथमिक कार्बन आयन की बात करें तो प्राथमिक कार्बन आयन में केवल 1 ही प्लस आई प्रभाव वाला समूह है, ठीक है। यानी अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में देखिए बच्चों, जो ये हमारा 3 डिग्री कार्ब ऋणायन है, 3 डिग्री कार्ब ऋणायन है, इसका स्थायित्व सबसे कम, इससे ज़्यादा 2 डिग्री कार्ब ऋणायन का, इससे ज़्यादा 1 डिग्री कार्ब ऋणायन का और सबसे ज़्यादा होगा मैथिल कार्ब ऋणायन का।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि किस तरीके से कार्ब कैटायन और कार्ब जो ऋणायन है उनका जो स्थायित्व होता है वो प्रेरणिक प्रभाव के ऊपर निर्भर करता है। और देखिए बच्चों, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग प्रेरणिक प्रभाव के बारे में और अच्छे से व्याख्या करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से सहसंयोजी बंध का विदलन होता है, किस तरीके से मुक्त मूलक कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन बनते हैं, क्या इनकी संरचना होती है और साथ ही साथ क्या इनका स्थायित्व होता है। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए आगे देखिए। अब देखिए आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो देखिए बच्चों, अब हम आक्रमणकारी अभिकर्मक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, वह यौगिक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। देखिए, अभिकारक क्या होता है? ऐसा यौगिक जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इन अभिकारकों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो होते हैं अभिकर्मक और दूसरे होते हैं क्रियाधार। ठीक है, कार्बन अभिक्रिया में जो पदार्थ कार्बनिक यौगिक के अणु पर आक्रमण करता है अर्थात उसके साथ अभिक्रिया करता है, उसे आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। देखिए बच्चों, जितनी भी कार्बनिक अभिक्रिया होती है उनमें जो पदार्थ किसी कार्बनिक यौगिक के ऊपर आक्रमण करता है उसे क्या बोलते हैं? आक्रमणकारी अभिकर्मक। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए। अब देखिए, अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। जो हम अभिकर्मकों के प्रकार पढ़ेंगे और कौन कौन से अभिकर्मक है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, जिन्हें इलेक्ट्रोफिलिक। देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है, इसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोफिलिक भी कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाले अभिकर्मक। तो देखिए, ऐसे अभिकर्मकों के एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। देखिए, जो समझिए भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, नाम से ही पता लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करते हैं, यानी ये ऐसी स्पीशीज होती है, या हम बोल सकते हैं कि ये ऐसे अभिकर्मक होते हैं जिनके पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्या होती है इनमें? प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले परमाणु की उपस्थिति की वजह से यह ऐसे स्रोतों के साथ अभिक्रिया करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है। इस कारण इन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, ये वहां पे आक्रमण करते हैं जहां पे कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले। और इलेक्ट्रॉन से कौन स्नेह करेंगे? जो कैसे होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, यानी ऐसी स्पीशीज जिनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के प्रकार। अब हम इनके प्रकारों के ऊपर बात करेंगे। पहला देखिए, धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही। और देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम E+ से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी E+ से दर्शा सकते हैं। E का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही की हम लोग बात कर रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही है इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है, एवं इनके ऊपर धनात्मक आवेश होता है। देखिए बच्चों, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी तो होती है, साथ ही साथ इन पे प्लस आवेश भी होता है। इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एवं इनमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी इनका अष्टक पूरा नहीं होता है। इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है बच्चों, अब देखिए उदाहरण देखिए इनके। देखिए बच्चों, इनके उदाहरण देखिए। कार्बोनियम आयन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कार्बोकैटायन के बारे में, यानी जो कार्बोकैटायन है यानी जो कार्बोनियम आयन है वो भी क्या होते हैं? धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। क्लोरोनियम, यानी जो क्लोरोनियम आयन है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो कार्बोनियम आयन हो गया, Cl+, ये हमारा क्या हो गया? क्लोरोनियम आयन, H+, H3O+, NO2+। ठीक है, ये क्या हो गए? उदाहरण हो गए। और देखिए इन पे क्या है? प्लस आवेश। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब दूसरा देखिए, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी अब हम ऐसे इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करेंगे जो उदासीन होते हैं, यानी उन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। तो देखिए, इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, परंतु इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। देखिए बच्चों, ऐसे यौगिक जिनका कि अष्टक पूरा नहीं होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, केवल इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या
होती है कमी। और उदाहरण देखिए, जैसे BF3 AlCl3 FeCl3। ठीक है, आया समझ में आपको? आगे देखिए, अब बात करेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक के बारे में। देखिए बच्चों, नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी न्यूक्लियोफिलिक, क्या बोल सकते हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, और नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक यानी जो नाभिक से स्नेह करते हैं। अब देखिए जो नाभिक से कौन स्नेह करेगा? जिनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता। भाई हमें पता है ना नाभिक कैसा होता है, नाभिक धनावेशित होता है, हम लोग सब पढ़ के आए हैं। और धनावेश के पास कौन जाएगा? कोई ऋणावेश जाएगा, या कोई ऐसी स्पीशीज जाएगी जिसके पास खुद के पास पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक, देखिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक में एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन युग्मदाता का कार्य करते हैं। ये हमेशा कम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले स्थान पर आक्रमण करता है। देखिए बच्चों, कहाँ आक्रमण करते हैं? कम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले स्थान पर। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यह धनावेश के साथ अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला देखिए ऋणात्मक नाभिक स्नेही। देखिए बच्चों समझिए, इन पर इलेक्ट्रॉन युग्म अधिकता में होने के कारण ऋणावेश होता है। देखिए ऋणात्मक नाभिक स्नेही नाम से पता लग रहा है जिन पे कि ऋणावेश होता है। जैसे देखिए कार्बन आयन, जो अभी हमने कार्बन आयन पढ़ा था, क्लोराइड एवं ब्रोमाइड आयन आदि। तो देखिए इसके उदाहरण देखिए, ये हो गया कार्बन आयन। देखिए कार्बन पे माइनस आवेश है, कार्बन आयन। ये देखिए क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, X माइनस में कोई अदर जो हमारे हैलोजन है X माइनस, और RCOO माइनस। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा देखिए उदासीन नाभिक स्नेही, नाम से ही पता लग रहा है ऐसे नाभिक स्नेही जिन पे कोई आवेश नहीं होता। तो देखिए इनमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। देखिए इनमें क्या होता है, इनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, लेकिन देखिए परंतु इन पर कोई आवेश नहीं होता है। और देखिए उदाहरण देखिए बच्चों, देखिए अमोनिया NH3। देखिए अमोनिया, देखिए इसका उदाहरण है। और ध्यान से देखेंगे कि नाइट्रोजन पे क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। जल H2O, देखिए ऑक्सीजन पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। ऐसे देखिए ईथर ROR, इस पे भी देखिए ऑक्सीजन पे क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म। और ध्यान से देखो इन पे कोई भी आवेश नहीं है, केवल इनके ऊपर क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन युग्म। और देखिए ऐसे ही RNH2 R2NH, तो देखिए इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। यानी ये हमारे किसके उदाहरण हो गए? उदासीन नाभिक स्नेही के उदाहरण हो गए। क्लियर है? और देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई जो हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही है, देखिए बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में पढ़ा है, तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो तो व्यवहार करते हैं लुईस अम्ल की तरह, और जो हमारे ये नाभिक स्नेही है ये व्यवहार करते हैं लुईस क्षार की तरह। तो देखिए बच्चों ये लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बारे में भी हम आगे से अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, नाभिक स्नेही क्या होते हैं, और कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर रही है या नाभिक स्नेही की तरह। तो देखिए बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए। और देखिए बच्चों एक तरीके से ये बेस टॉपिक है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक आधारभूत टॉपिक है, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ ये टॉपिक्स हमारा खत्म हो रहे हैं, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग प्रेरणिक प्रभाव और अनुनादी प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।